हेलो फ्रेंड्स, आई एम दुर्गेश गिरी फ्रॉम बागी स्टार्टअप। आज मैं आप लोगों को 10 स्टेप में, बहुत ही इजी स्टेप में फंड रेजिंग का तरीका बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेप है मेरा, सबसे पहले आप अपनी कंपनी या स्टार्टअप का लीगल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही आप मतलब इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं, जैसे और क्या वो है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें पी इन्वेस्ट करते हैं या वीसी इन्वेस्ट करते हैं, और आईपीओ, अगर आईपीओ में लिस्ट होना है तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी आपको। दूसरा है कि आपको पहले अपने जो स्टार्टअप है उस पर मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका कोई कंपटीटर है कि नहीं, आप किस सेक्टर से स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका मतलब कोई अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं आपका कोई कंपटीटर मार्केट में। उसके बाद आप अपने बजट शीट तैयार करनी पड़ेगी अपने स्टार्टअप की। बजट शीट मतलब आप कितने रुपए लेना चाहते हैं फंड रेजिंग के थ्रू, आपका कितना मतलब वो है खर्चा है लीगल या हर एक चीज़ का, जैसे टेक्नोलॉजी का हो गया, लीगल का, मार्केटिंग का हो गया, सेल्स का खर्चा हो गया, ये सब बजट शीट तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद से आपको राइट इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे फार्मा के लिए अलग हो गए इन्वेस्टर होते हैं, एफएमसीजी के लिए अलग होते हैं, क्लॉथिंग के लिए अलग होते हैं, एजुकेशन के लिए अलग होते हैं, टेक के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर स्टार्टअप है तो उसके लिए अलग इन्वेस्टर होते हैं, ई कॉमर्स के लिए अलग इन्वेस्टर होते हैं, सी के लिए अलग हैं, B2B के लिए अलग इन्वेस्टर होते हैं। जैसे कुछ हो गए, सिकोया कैपिटल एक इन्वेस्टर ही है। सिकोया कैपिटल जो जैसे फिनटेक में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जितने स्टार्टअप होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आरपीजी वेंचर्स हो गए जो एफएमसीजी और हेल्थ एंड वेल्थ में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद सिकोया कैपिटल हो गया, सिकोया कैपिटल तो बता ही दिया। उसके बाद एक्सेल पार्टनर हो गया जो ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद नेक्सस वेंचर पार्टनर्स हो गए जो कंज्यूमर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही सब सेक्टर के अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं। उसके बाद से आपको पिच डेक तैयार करनी पड़ेगी कि आप इन्वेस्टर को कहेंगे क्या, बताएंगे क्या अपने बारे में, अपने टीम के बारे में, अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने पूरे मतलब मार्केट में जैसे आपको ग्रो होना है उन सब के बारे में बताना है पिच डेक में। अब पिच डेक को आप जैसे फंड रेजिंग के लिए जाएंगे इन्वेस्टर के पास तो उसी के थ्रू आप मतलब बताएंगे पिच डेक से। एक तरह का पिच डेक प्रेजेंटेशन ही होता है, जैसे मतलब अपने स्टार्टअप के ग्रोथ के बारे में, जर्नी, या फिर जितने भी कितना पैसा चाहिए सब उसमें होना चाहिए पिच डेक में। आपके टीम के बारे में सब चीज़ पिच डेक में होना चाहिए। उसके बाद आपको परफेक्ट इन्वेस्टर के पास पिच डेक देना चाहिए एक तो। उसके बाद से अपने मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, करना पड़ेगा तभी तो भाई काम बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। तो सबसे पहले ये नहीं कि हवाबाजी कर दें कि हमने तो इतना किया है, हमको, आपको मान लीजिए 1 करोड़ की ज़रूरत है तो आप 100 करोड़ ना बता दें या 1 लाख ना बताएं, कहीं बहुत ऊपर ना बता दें, कहीं ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड ना बता दें। इसके लिए आपको ये
मिस्टेक को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद से अपने टीम को भी दिखाना पड़ेगा कि ये टेक्निकल मैनेज करता है, ये सेल्स मार्केटिंग का मैनेज करता है, ये मतलब फाइनेंशियल है, ये सब दिखाना पड़ेगा। उसके बाद से अगर हो गए तो एक होता है टर्म शीट का, जिसे रुक्का भी बोलते हैं इजी लैंग्वेज में। तो टर्म शीट में ये हो गया कि जैसे किसको कितना परसेंट शेयर देना है। जैसे इन्वेस्टर मान के चलिए आप 4 लोग हैं पहले से अपने स्टार्टअप में, तो चारों आदमी का मान के चलिए कि 25% हुआ सबका। अगर इन्वेस्टर के पास गए हो, आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग आपको 20% दे देंगे, आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो 5 लोग हो गए अब तो पाँचों का 20% हो गया। तो ऐसे टर्म शीट बनानी पड़ती है कि किसको कितना परसेंट देना है। उसके बाद से आपका जो ड्यू डिलिजेंस चेक होता है, इन्वेस्टर पैसा लगाने की मतलब टर्म शीट बन गई, उसके बाद वो चेक करेगा कि आपका कहीं कर्जा तो नहीं है आपकी कंपनी या स्टार्टअप पे इलीगली भी। एक तो ड्यू डिलिजेंस देखेगा और बकाया है कि नहीं, ये सब भी ट्रस्ट तो करेगा। ये इसको कहते हैं ट्रस्ट एंड वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो आप पे विश्वास भी करेगा लेकिन उसको वेरीफाई भी करेगा। तो इसीलिए बहुत ऊपर तक हवाबाजी ना कर दें, पहले ही मैंने बताया था। तो वो ड्यू डिलिजेंस करेगा। उसके बाद से शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता है कि किसको कब कौन, मान के चलिए कोई शेयर होल्डर है, वो आपके स्टार्टअप का है, तो कहीं आपकी कंपनी किसी मुसीबत में या कहीं लॉस में जाने लगे तो छोड़ के अगर निकलने, तो उसका भी टर्म कंडीशन बनता है। जैसे मान के चलिए आपकी स्टार्टअप का शेयर 1500 रुपये है आज, तो जो इन्वेस्टर हैं, अरे इन्वेस्टर कह रहे हैं, जो काम करने वाले हैं आपके स्टार्टअप में, आपके पार्टनर्स, तो जब आपकी कंपनी कहीं मुसीबत में पड़ रही है तो वो निकलने के सोचेंगे, तो उसमें टर्म कंडीशन बनेगा कि अगर आप स्टार्टअप में शुरू से हैं पार्टनर, तो आपको अगर छोड़ के जाना है तो मार्केट प्राइस जो शेयर का है उससे आपको कुछ परसेंट कम में कंपनी को ही बेच के निकलना है। ऐसा टर्म कंडीशन बनता है। और बहुत टर्म कंडीशंस हैं। उसके बाद से इन्वेस्टर रिलेशनशिप है 10वां। इन्वेस्टर रिलेशनशिप में ये है कि मान के चलिए आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है उससे भी आप दोबारा फंड रेज कर सकते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी नया स्टेप अपनी कंपनी में लेंगे तो आपको अपने जो पहले वाले जो इन्वेस्टर हैं उनको बताना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टर रिलेशनशिप से एक और फायदा है, जैसे आपके, अब भाई कंपनी है तो पैसा की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो नए इन्वेस्टर भी ला सकते हैं। वो सोचेंगे भाई 50 मैंने लगाया है, 20-30 कंपनी के पास है, तो और 30-20 की मतलब दूसरे इन्वेस्टर से लाया जाए। तो इन्वेस्टर जो होते हैं उनका इन्वेस्टरों से ही मतलब वो तो बोलते ही हैं एक लैंग्वेज में कि जो जैसा रहता है उसकी संगति वैसे आदमियों से होती ही रहती है पहले से ही। तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टरों से लिंक रहता है। अगर वो इन्वेस्ट कर दिया तो वो 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% चांस है कि दूसरे इन्वेस्टर से भी उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करवाएगा ही करवाएगा। तो अगर इन्वेस्टर से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे
तो बहुत फायदा है। अब ये सब पॉइंट का मैं 10 पॉइंट है, 10 का सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हर एक पॉइंट का अलग अलग 5-5 6-6 मिनट का, और इस चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक्स एवरीवन।